तो सिर्फ पैर है। डस्टबिन को अच्छी तरह से चेक करो, उसमें देखो सिर्फ ये पैर का टुकड़ा है या बॉडी के और भी टुकड़े अंदर है। क्विक सर। तुम भी जाओ अंदर चेक करो। अग्नि, यहाँ केवल एक पैर मिला है, दाहिना पैर, पूरी बॉडी नहीं जैसी रिपोर्ट हुई थी। सर आपके निकलने के बाद एक और कॉल आया था संध्या पार्क के सिक्योरिटी गार्ड का। पार्क में पेड़ के पास एक कटा हुआ हाथ मिला है। जला हुआ है? सर थोड़ा जला हुआ है, पूरा नहीं। लेफ्ट हैंड है, किसी औरत का लगता है क्योंकि नाखूनों पर नेल पॉलिश है। यहाँ भी सेम है रागनी। सर पूरा डब्बू उलट के देख लिया, कोई टुकड़े नहीं है, लाश नहीं है। संध्या पार्क में कटा हुआ हाथ मिला है, किसी फीमेल के हैं, लेकिन 100% वेरिफिकेशन के बाद ही कह सकूंगा। डॉक्टर ये गुमराह करने की कोशिश भी तो हो सकती है। क्या आप मुझे कंफर्म बता सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स एक ही लाश के हैं या दो अलग अलग लाशों के? टिश्यू मैच, डीएनए मैच, फॉरेंसिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अफवाहें फैलने में टाइम नहीं लगता डॉक्टर। सोशल मीडिया का ज़माना है, मेल के हैं या फीमेल के, और साथ ही ये भी कि ये एक ही लाश के हैं या दो अलग अलग लाशों के। शहर के सारे कचरा डंप सजे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। पार्क्स, नाले, सब जगह डबल सर्च के ऑर्डर्स दे दो। बाकी के टुकड़े कहीं भी हो सकते हैं। मार्केट एरिया में 2 टीम्स में खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ सर, और सिटी में 4 टीम्स फैल गई हैं। 3 टीम्स हैं मेरे अंडर सर। म्यूनसिपैलिटी के भी सारे सफाई कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है मैंने। शहर का कोई कोना छूटेगा नहीं सर। लहर नहीं पंकज, आंधी कहो। अफवाहों की फैक्ट्री ओवर टाइम चल रही है। सर हम अफवाहों की स्पीड से तेज आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास बाकी के बॉडी पार्ट्स भी होंगे ताकि हमें क्लियर आइडिया हो सके कि एक ही लाश है या एक से ज्यादा। ऑन द डबल पंकज, सर पर दिवाली है, ऐसे में किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट सर। ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये केस हमारी लिमिट्स टेस्ट करने वाला था। सर जो सामने दिख रहा था उससे तो ये किसी औरत के बॉडी पार्ट्स लगते हैं। पर एक ही औरत के या फिर ये मल्टीपल बॉडीज के पार्ट्स थे? जब पहले 2 बॉडी पार्ट्स मिले तो हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं था, लेकिन 2 से ज्यादा मिलने वाले थे। कोई हमारे साथ गेम खेल रहा था और इस गेम को समझने और सुलझाने में हम काफी उलझने वाले थे। आज दूसरा दिन है। शहर के एक नाले से एक और शव का टुकड़ा मिला है। क्या ये टुकड़ा उसी लाश का है जिसके 2 टुकड़े कल मिले थे, या तीनों अलग अलग बॉडीज के हिस्से हैं? इसकी कंफर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार पाए गए बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो निशानियां हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि वो किसी स्त्री के हैं। दिवाली के कुछ ही दिन पहले हुई इस घटना ने सारे शहर को आतंक की गिरफ्त से घेर लिया है। लोगों का डर कई संभावनाओं को हवा दे रहा है। एक अफवाह ये भी है कि कोई सीरियल किलर है जो खुलेआम घूम रहा है, तो कुछ लोग किसी जंगली जानवर के थ्योरीज भी सामने पेश कर रहे हैं। अरे ये तो किसी आदमखोर जानवर का काम लागे है। अरे तुम भी ना रसिक भाई, अरे भला जानवर के टुकड़े चुन कर फेंकेगा शहर में यहाँ वहाँ? मुझे लगता है कुछ पागल से फिरा है। सिटी और आउटर सिटी के हर थाने की हर मिसिंग रिपोर्ट का करंट स्टेटस निकलवाओ। घर से लौटे हुए, घर से भागे हुए, मारे गए मर्द और औरत दोनों। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दरअसल राजस्थान में जितने भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुझे उन सब की फाइल्स मेरी टेबल पर चाहिए। तीनों में से सड़ने की बदबू नहीं आ रही। ये कुछ अजीब नहीं है? अजीब तो ये भी है कि तीनों टुकड़े काफी ठंडे थे, मानो किसी ने उन्हें फ्रीजर में से निकाल के फेंका हो। तो ये तीनों बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं? कंफर्म रिपोर्ट्स तो टिश्यू और डीएनए टेस्ट के बाद ही दे सकेंगे। तो हम विक्टिम को औरत मानकर चल सकते हैं? चांसेस बहुत हाई हैं। ये बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं और औरत के, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई चांस लें। वेट करूंगा डॉक्टर। ब्रजेश भाई साहब, ओ ब्रजेश भाई साहब, पधारो राघव। ब्रजेश भाई साहब, हमारा माल कब मिलेगा? ग्राहक अल्लाह कर रहे हैं। अरे राघव, थारा ही काम शुरू कर रहा हूँ। क्या भाई साहब, अब शुरू करोगे तो डिलीवरी कब दोगे फिर? अरे तू चिंता ना कर, शाम तक पहुंचा दूंगा। आजकल शाम के बाद कोई ग्राहक दुकान में नजर नहीं आता।
पूरी सड़क शमशान की तरह सुनसान लगे है। ठीक है, जल्द से जल्द पहुंचा देता हूँ। जल्दी कर देना। हाँ। और भाई साहब, ये दरवाजा बंद रखा करो, पता नहीं कब कौन सिर फिर अंदर घुस जावे, और कर जा अपना काम। दरवाजा बंद करते हुए जाना है। एक कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी। एक कुल्फी ले लो कुल्फी, एक केसर बादाम वाली कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी। ए वैशाली, चल नहा ले। मुझे कुल्फी खानी है बुआ। कुल्फी बाद में, चल पहले नहा ले। तब तक तो कुल्फी वाला निकल भी जाएगा। ठीक है, कुल्फी लेके सीधा घर वापस आ जाना, इधर उधर भटकने की जरूरत ना है, समझी के? समझी बुआ, जल्दी पैसे दो ना। एक कुल्फी ले लो कुल्फी, एक केसर बादाम वाली कुल्फी, एक केसर बादाम वाली कुल्फी। राम राम ब्रजेश भाई। राम राम राघव। इंतजार था। हाँ, इसमें 50 पाव किलो के हैं और 20 आधा किलो के और 1-1 किलो के 10 है। आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ क्या? ये सारा माल तो कल दोपहर से पहले साफ हो जाएगा। अरे दिवाली है, दिवाली। तो कल फिर से ले आऊँगा ना। वो माल किसका है? वो माल को दे दो ना। अरे नहीं नहीं, वो किसी और का माल है। अपनी चोपड़ी खाते में लिखना भूलियो मत। आप भी मत भूलना। हाँ हाँ ठीक है। राम राम। सर 2 हफ्तों में 6 मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 4 घर लौटे। और बाकी 2 जो नहीं लौटे वो? उनको लोकल पुलिस ने ट्रेस कर लिया सर। दोनों बच्चे थे। हमें जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसकी एज वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कोई एडल्ट। सर, मैं जितने भी मिसिंग केसेस ट्रैक कर रही हूँ उसमें से कुछ निकल कर नहीं आया है। 2 महीने पहले के भी कई केसेस खंगाले मैंने, पर उन सभी केसेस में मिसिंग पर्सन्स घर लौट आए थे। स्टेट में हाल ही में हुए कोई और ऐसे केसेस? पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी केस ऐसा सामने नहीं आया जिसकी मोडस ऑपरेंडी हमारे केस से मिलती हो। सर कुछ लोग इस केस को निठारी कांड जैसा कह रहे हैं, तो कोई ऑटो शंकर केस को याद कर रहा है, कोई रमन राघव, तो कोई स्टोन मैन। ऐसे और 1 दर्जन केसेस मिलेंगे पब्लिक को इंटरनेट पर, क्योंकि आधी जानकारी और अफवाहें चुटकी बजाते ही जंगल में आग की तरह फैलती हैं। पर हमें शहर में जल्द से जल्द नॉर्मल से वापस लानी है। एक काम करो, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दो। मुझे शक है कि ये कातिल अपना काम कर चुका है, अब सिर्फ एक एक करके बॉडी के सारे पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है, किसी आइस स्टोरेज से, कोल्ड स्टोरेज से या फिर फ्रिज से। सर, शायद पहले जलाने की कोशिश की होगी। मैंने अपने खबरियों के नेटवर्क से पूछताछ की जलने की बदबू के बारे में, लेकिन दिवाली होने के कारण हर तरफ सिर्फ पटाखों के बारूद का धुआं है। दिवाली? कोई है जिसने इस दिवाली के माहौल का पूरा फायदा उठाया है और ये भयंकर कांड कर गया है, लेकिन हम इसके पलड़े को और भारी नहीं होने दे सकते। रागिनी, अजय, हम इसके बिल में जाकर इसे घसीट कर बाहर निकालेंगे। हेलो सर, कांस्टेबल राजेश तोमर बोल रहा हूँ। हम यहाँ बबुआ टीले पर गश्त पर हैं। कुछ मिला? जी सर, यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है। लेकिन मेल है या फीमेल ये आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं, नेल पॉलिश होने के बावजूद। दोनों हाथों की नेल पॉलिश और दोनों पैरों की नेल पॉलिश अलग अलग है, उसमें बिछिया नहीं है, इसलिए कंफर्म कह पाना बड़ा मुश्किल है। और नेल पॉलिश तो किलर भी लगा सकता है, मारने के बाद किसी मेल बॉडी पर बिछिया भी पहना सकता है। तो इसका मतलब कि ये काम या तो किसी सीरियल किलर का है या फिर किसी साइकोपैथ का फर्स्ट टाइम। यह खूनी जो भी है साइकोलॉजिकली और मेंटली बीमार है, फिर फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना और अंत में किश्तों में पूरे शहर में फेंकना, यह किसी बीमार दिमाग वाले का ही काम है। मैं ये मानता हूं कि शहर में पैनिक है, डर है, लेकिन इस डर को दूर करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस मैसेज को जितना दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए कि हमारी 12 टीम 24 घंटे एक्टिव है मुजरिम को ढूंढने में। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुजरिम एक ही है? 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक पकड़ा जाएगा, सब पकड़े जाएंगे। अगर एक से ज्यादा है तो क्या ये सीरियल किलिंग का केस है डीसीपी साहब? फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं, ये सीरियल किलिंग का केस मालूम नहीं। ये किलर अच्छे से जानता होगा कि इसे ढूंढा जा रहा है।
फिर भी डंके की चोट पे वो सारे बॉडी पार्ट्स फेंक रहा है। क्या वो आपसे 2 कदम आगे है? शहर हमारा छोटा नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किलर इस वक्त पकड़ा नहीं गया, हमें चैलेंज कर रहा है, लेकिन यकीन जानिए कि जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द किलर लॉकअप में होगा। कोई टाइम लिमिट तो होगा सर? आप जितना सोच रहे हैं उससे काफी पहले ये केस सॉल्व किया जाएगा। साहब, आजकल हमारी चोरों की बिरादरी की तो लगी पड़ी है। 2 दिन से तो शहर में कोई चोरी भी ना हुई। आपस में कुछ तो बातें होती होंगी। जुबानें तभी फिसलती है जब वो गीली हो। शराब के ठेके भी बंद पड़े हैं, बंदे घर बैठे दारू गटक रहे हैं, एक दूसरे को एक से एक अफवाह फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतनी रात को काम से कौन लौटता है? सर, मैंने बहुत बोला सुपरवाइजर साहब को, डर लगता है रात को घर लौटते वक्त, लेकिन वो बोले कि डर तो सबको लगता है, सबको एक एक दिन करके रिस्क लेना ही होगा। आज क्या फेंका सर? धड़ कहाँ फेंका? सर, खुद को एक पीस में घर पहुंचाने की कोशिश में हूँ सर। सर, यही महल रोड पर रहता हूँ सर। आप ही लोग घर छोड़ दीजिए ना। मैडम, कुछ नहीं इसके बाद, सच में भिखारी है। ये सब समेटो और निकलो यहाँ से। एक 20 रुपया दे दीजिए ना मैडम, आपने मेरा सारा सामान इधर उधर कर दिया। तूने यहाँ आसपास किसी को कुछ फेंकते हुए देखा है? शाम के बाद इस तरफ कोई कुछ फेंकने नहीं आता मैडम सड़क पर। आप 20 रुपया फेंक दीजिए ना मैडम। राम राम ब्रिजेश जी। राम राम मालती। तीन दिन हो चुके हैं पंकज। सर, 24 घंटे पेट्रोलिंग के अलावा 25 हिस्ट्री शीटर्स को बुलवाया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। सर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगी जब क्रिमिनल हाथ में होगा। हमारी 12 टीम म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की टीम से अलग है, फिर भी मुजरिम कई कदम आ गए हैं हमसे। शायद आज पहला दिन है जब भी कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला। सर, हो सकता है कि क्रिमिनल आउट ऑफ सिटी का हो, यहाँ का ना हो। यहाँ सिर्फ आता है, बॉडी पार्ट्स डंप करता है और चला जाता है। इसीलिए हम आउट ऑफ सिटी के मिसिंग केसेस भी खंगाल रहे हैं। 15 अक्टूबर को पहला और दूसरा बॉडी पार्ट मिला, 16 अक्टूबर को तीसरा और चौथा, आज 17 अक्टूबर। हम इतना तो श्योर है ना ये एक ही बॉडी का पार्ट है? 99% सर, लेकिन अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कंफर्मेशन आनी बाकी है। पंकज, मुझे लगता है ब्रेक थ्रू वहीं से मिलेगा जहां पे ये बॉडी पार्ट्स पाए गए हैं। इन इलाकों को बारीकी से कौन करे। ये है मेहताब चौक, जहाँ से हमें दाहिने पैर का टुकड़ा मिला, हमारा फर्स्ट। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है संध्या पार्क, जहाँ से तकरीबन उसी वक्त हमें दूसरा बॉडी पार्ट मिला,
यानी कि बाएं हाथ का टुकड़ा। और दूसरे दिन यानी कि 16 अक्टूबर को चित्रपुर, यहाँ गटर से हमें तीसरा बॉडी पार्ट मिला, यानी कि दाहिने हाथ का टुकड़ा, जो कि संध्या पार्क से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर। और सर उसी शाम को बबुआ टीला से हमें बायां पैर मिला। और चित्रपुर से बबुआ टीला के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर। सर बॉडी के सारे टुकड़े अर्ध जले थे। अब एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि डंपिंग के ये इलाके मेहताब चौक, चित्रपुर, संध्या पार्क और ये बबुआ टीला, ये सारे इस सर्कल में है सर, जो कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में। यानी सभी एक दूसरे से चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा शहर ढूंढने के चक्कर में हम इस चक्कर को मिस कर गए? सर हमारा पहला टारगेट इस एरिया की मिसिंग कंप्लेंट्स थी। हो सकता है कि विक्टिम कोई ऐसा हो जो मिसिंग तो हुआ लेकिन उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। सर हमारा ये जो पूरा सर्कल है ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एरिया है, जो काफ़ी डेंस है और कुछ जगह पे तो पॉश बिल्डिंग भी खड़ी हो चुकी है। हाँ, एरिया थोड़ा बड़ा है स्कैन करने के लिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं। हम सीसीटीवी फुटेज का वेट नहीं कर सकते जिसमें कातिल एक और बॉडी पार्ट डंप करता हुआ नजर आ जाए। साहब हमने कचरा उठाना शुरू किया, 10-1 मिनट बाद यो भाई ने सबसे पहले देखा। जब तुम लोगों ने कचरा निकालना शुरू किया था तब ये सर नहीं देखा तुम्हें? नहीं साहब, काफ़ी कचरा उठा लिए थे, उसके बाद नजर नहीं मारी। मतलब जब लगभग पूरा खाली हो गया था तब मिला? आप खुद देख लीजिए, ट्रक में हम कितना कचरा डाल चुके थे। और इस कटे हुए सर के अलावा कुछ मिला है? नहीं साहब, आपको फ़ोन करने के बाद हमें बोला गया कि कचरे का डब्बा दोबारा छान मारो। हमने किया पर कुछ नहीं मिला। सर मंडी में अब तक कोई सीसीटीवी नहीं मिला है। एक बात साफ, खूनी दिन के वक्त यहाँ पर आया जब कचरा काफ़ी कम होता है। उसने ये कटा हुआ सर यहाँ फेंका और उसके बाद सारा दिन लोग उसके ऊपर कचरा फेंकते रहे। सर सुबह 9 बजे के पहले यहाँ भीड़ कम होती है। कुछ ठेले और टेम्पो वालों से बात की मैंने, किसी ने यहाँ किसी को ऐसे आते देखा नहीं है। सुंदर चौक मार्केट एरिया। सुंदर चौक मार्केट एरिया में आज एक और बॉडी पार्ट पुलिस के हाथ लगा है। इस बार एक औरत का सर पाया गया है। ये चौथा दिन है जब से इस भयंकर खूनी ने पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू किया है और सारे शहर में आतंक मचा रखा है। हमारे पास पुलिस के लिए बस एक ही सवाल है, कब पकड़ा जाएगा ये खूनी? कब लोगों को मिलेगी डर से राहत? और सर, मैं कंफर्मेशन के बिना 100% नहीं कह सकता, पर मुझे भी लगता है वो सर उसी औरत का है। फोटो आइडेंटिफिकेशन हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, पहचानने के बियॉन्ड जलाया गया है। एक और बात है। क्या डॉक्टर? मुझे लगता है खूनी ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाने की कोशिश की, फिर बीच में रोक दिया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर स्टोर किया और अब इंस्टॉलमेंट्स में पूरे शहर में डिस्पोज कर रहा है। राइट डॉक्टर, मैंने भी नोटिस किया था। सर से भी सड़ने की बदबू नहीं आ रही थी। हाथ पैर फेंक चुका है, सर फेंक चुका है, अब धड़ बाकी। हमारी टीम सादे कपड़ों में हर कचरे के डंप के पास मौजूद रहेगी। जरा सा भी अंदेशा हो कोई कुछ फेंकने जा रहा है, तुरंत ये ठंडी मीठी कुल्फी, ये काजू पिस्ते की कुल्फी। तुम दोनों मेरी टीम ज्वाइन करो तुरंत। मुकेश, तुम मुझे सीधा अंबर नाके पर मिलो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम इस पूरे एरिया में फैल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इलाका बहुत बड़ा है। हम टीम्स बनाएंगे सर। मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि हमारी विक्टिम एक शादीशुदा औरत है और उसके सर फिरे पति ने ये कांड किया है, या फिर शायद कोई लव अफेयर है जिसमें किसी आदमी ने अपनी माशूका की जान ली है। सर ये मर्डर 15 अक्टूबर के पहले हुआ, ये बात तो पक्की है। तो इस डेट से पहले किसी मोहल्ले से कोई औरत गायब हुई हो, उसे देखा ना गया हो, ये पता करते हैं। शायद ये मर्डर 15 से पहले 13 को या 12 को हुआ हो, या फिर उससे भी पहले बॉडी कोल्ड स्टोरेज या फ्रीजर में रखी गई हो। संभावनाएं बहुत सारी हैं और इलाका बहुत बड़ा, लेकिन इस ऑपरेशन में फिर भी हमें इस अपराधी को धर दबोचना है। लाखों लोगों के बीच रैंडम सर्च आसान तो नहीं है। जितने भी टीम्स हों कम पड़े होंगे। बिल्कुल सही। इसीलिए हमने बाकी सारे केसेस को बैक बर्नर पर डालकर इस केस पर फोकस किया, ताकि ये साइको या सीरियल किलर जो कुछ भी था, इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पब्लिक डर के अंधेरे में थी और हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। अब क्या बोलूं मैडम, पहले सबकी तरह डर लगता था, बाद में अखबार में खबर आई
कटी हुई लाश औरत की थी, समझो डर दुगना हो गया है मैडम। नजर रखने के लिए भी तो टाइम चाहिए साहब। हम इतना काम में लगे रहते हैं, ना कुछ दिखता है ना कुछ सूझता है हमारे को। अगर मोहल्ले की कोई औरत 2 दिन 3 दिन 5-6 दिन नहीं दिखती तो उस औरत के बारे में मोहल्ले में कुछ तो बातें होती होंगी ना। बात कब होती साहब, जब कोई चक्कर वक्कर चले है किसी का। अब कोई दिखा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। गाँव गई हो अपने, अब कोई बोल कर तो ना जावे, है ना। धंधा तो बहुत मंदा रहा मैडम। मतलब ये मान लो कि हमारी जिंदगी की सबसे फिक्की दिवाली होने वाली है। जिस किसी को भी फोन करो, ग्राहक हो सप्लायर हो, कोई शहर में नहीं है, सब बाहर गए। क्या आपके मुताबिक इस मंदी का कारण हत्याकांड है? और क्या हो सकता है मैडम, 5 दिन पहले तक सब ठीक था और अब देखो, मैं तो दरवाजा खोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि कोई आके मार न दे मुझे। हमारी हाथी गली में ऐसा कोई ना है जो गायब हुआ। गायब कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी जो तुम्हें दिखी ना हो कुछ दिनों से। दिखी ना हो? अब ये तो सोचने वाली बात हो गई मैडम। नहीं साहब, हमारे चिराग नगर में ऐसा कोई नहीं। पूरे इलाके का तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जो ना दिखा हो। क्यों भैया, कोई ऐसा है तुम्हारी गली में जो तुम्हें दिखाई ना दिया हो? ऐसा तो कोई ना है। तेरे घर वाले को पूछना, शायद उसे कुछ पता होगा। हमारी घरवाली तो काम पे गई है जी। क्या काम करती है तुम्हारी घरवाली? वो लोगों के घरों में खाना बनाती है। दोपहर को आ जाएगी, तब पूछ लूंगा। अगर कुछ होता है तो थाने में आकर बता दूंगा जी। आज भी कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला। हमारी टीम 12 से बढ़कर लगभग डबल हो चुकी है सर। 22 टीम फील्ड पर है इस वक्त। सर, हमारे इस शक के सर्कल की 19 गलियां स्कैन कर चुके हैं हम। खबरियों की टीम अलग है सर, वो हर मोहल्ले के हर घर में अपने नेटवर्क के साथ स्कैन कर रहे हैं। अजय, ये अंधेरे में चलाया हुआ एक तीर है। ऐसा अंधेरा जहां कातिल अगर हमारे सामने या हमारे बगल में खड़े होकर भी झूठ बोल रहा होगा तो भी शायद हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। पता चला हम ये पूरा सर्कल स्कैन कर रहे हैं और हमारा टारगेट सर्कल के बस 1 इंच बाहर है, या फिर 1 किलोमीटर, और हो सकता है शायद 10 किलोमीटर। ये ऐसे अंधेरे में चलाया गया तीर है जहां अगर रोशनी होती भी तो भी शायद टारगेट नजर नहीं आता। ये भी अंधेरे में चला एक तीर ही समझो साहब, लेकिन तीर कहीं लगा तो है। गोविंद, एड्रेस बताओ और डिटेल्स। अरे एयरपोर्ट रोड पे भीमसेन कॉलोनी है, वहाँ की कोठी नंबर 4 में कोई पूजा काम करने आती है रोज। कॉलोनी का वॉचमैन बोल रहा था कि वो 5 दिन से काम पर नहीं आई। आपके घर कोई पूजा नाम की औरत काम करती है? जी हाँ, करती है, खाना बनाती है, लेकिन इस वक्त है नहीं वो यहाँ पर। आज भी नहीं आई। आज भी? कितने दिनों से नहीं आ रही है? लगभग 5 दिनों से। उसका फ़ोन नंबर देंगी प्लीज़? उसका फ़ोन तो 5 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। 1 मिनट में आपको नंबर देती हूँ। ये पूजा आती कहाँ से? एड्रेस तो नहीं मालूम, हाँ, लेकिन हाथी गली में ही कहीं पर रहती है, इतना पता है। यही घर है? हाँ साहब, पता किया मैंने, पूजा का घर यही है। पति ब्रजेश कौशिक, खान सामा है। सर, यहाँ तो मैं पहले आ चुकी हूँ। पूजा यहीं रहती है? जी, यहीं रहती है वो। मैंने जिस आदमी से बात की थी उस घर के बाहर, वो कौन था? वो तो ब्रजेश जी हैं, पूजा के पति। उस दिन उसने कहा था कि उसकी पत्नी काम पर गई है, लेकिन वो जहाँ काम करती है वो लोग बोल रहे थे कि वो 5 दिनों से आई नहीं। माजरा क्या है? मैडम जी, अब आप बोल रही हैं तो हमारे को भी कुछ खटक तो रहा है। पूजा कुछ दिनों से दिखी नहीं है, ना ही उसकी बेटी दिखी है। घर पे ताला लगा हुआ है, ब्रजेश भी नहीं है घर पे। तुम्हें पता है कहाँ हो सकता है वो? मैडम, आप उस राघव से पूछ सकती है। सर, इस खान सामा ब्रजेश कौशिक का भी फोन ऑफ है। मुझे लगता है कि जब डायरेक्ट रागिनी से बात हुई थी तब इस बंदे को शायद भनक लग गई होगी। तुम हो कहाँ राघव? अपनी दुकान पर। और कहाँ मैडम? तुम यहाँ ब्रजेश के घर पर आ जाओ अभी। अभी? बात क्या मैडम?
धड़ यही है। अंधेरे में चला हुआ तीर सीधे निशाने पर लगा है। शायद ये ब्रजेश कौशिक ही हमारा मुजरिम है और इसकी बीवी पूजा हमारी विक्टिम। सर, पड़ोसन मालती कह रही थी कि ब्रजेश की एक बहन है जिसका नाम छाया है और वो चिराग नगर में रहती है। सर, इनसे तो मिल चुका हूं मैं, चिराग नगर में। छाया, ब्रजेश की बेटी वैशाली पिछले 5 दिनों से तुम्हारे साथ थी? जी हाँ साहब जी। ब्रजेश कहाँ इस वक्त? ब्रजेश भाई साहब तो कल आए और वैशाली को अपने साथ ले गए। और वो अपनी बेटी वैशाली को तुम्हारे घर कब छोड़ कर गया था? करीबन 6 दिन पहले, 14 अक्टूबर को। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैशाली हमारे साथ रह सकती है, लेकिन पूजा भाभी गई कहाँ है? वो किसी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर गई है। बेटा वैशाली, थारा बापू थारे को लेने 2-4 दिन में आ जाएगा। तब तक बुआ जी को तंग नहीं करना, ठीक है? चल। झूठ बोल रही हो तुम। पिछले 5 दिनों से पूजा काम पर नहीं गई है और अब उसका जला हुआ धड़ हमें ब्रजेश के घर में उसके फ्रिज के अंदर से मिला है। हे राम, हमारे को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता साहब जी। अब ये नाटक बंद करो। अब ब्रजेश वैशाली को कहाँ लेकर गया है ये बताओ जल्दी। हमारे को कैसे पता होगा साहब जी? कोई और रिश्तेदार है उसका? हमारी बड़ी बहन मंजू जैसलमेर में रहती है। जैसलमेर का एड्रेस और मंजू का फोन नंबर तुरंत बताओ। पूजा के माँ बाप कहाँ रहते हैं? बिहार में धीमंतपुर गांव में साहब जी। नंबर है उनका? बापू, माई कहाँ है? थारी माई कहीं चली गई है। हमारे को माई चाहिए बापू। ठीक है, देखता हूँ कहाँ गई है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? थारे मंजू बुआ के पास। वहाँ क्या करेंगे? दिवाली मनाएंगे, ठीक है? हमने पूजा को पूरे 5 दिन से नहीं देखा, फिर भी सूझा कैसे नहीं? और मैडम जी, हम तो खुद ब्रजेश भाई से बहुत संभल के बात करते थे कि भाई सड़की आदमी है, कब किस बात को दिलो दिमाग में ले जावे। लगता है इसी ने अपनी बीवी को मारकर जलाया और फिर टुकड़े कर दिए। मैडम जी, 14 अक्टूबर की रात को हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ से धुआं निकल रहा है। ब्रजेश, धुआं? काका साहब, वो माल तल रहा था, मिट्टी का तेल खत्म हो गया। अरे भाई, ये काम दिन में किया करो ना। जी अभी बंद कर ही देता। हे भगवान, ये ब्रजेश अपनी ही पत्नी को जला रहा था। हम सब जानते थे वो थोड़ा अड़ियल है, थोड़ा पागल है, लेकिन इस हद तक? पागल था, सनकी था, अड़ियल था। कोई बीमारी थी क्या उसको? बीमारी तो नहीं मैडम, पर जिंदगी में ऐसा झटका खाया उन्होंने कि उसके बाद संभाल नहीं पाया अपने आप को। नहीं ब्रजेश जी, मारे को तो नहीं दिखी जयश्री। रात को तुम्हारे बगल में ही सोई हुई थी, सुबह होते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दरवाजा भी खुला हुआ था घर का। अच्छा? नहीं भाई साहब, जयश्री भाभी हमारे से तो कुछ ना बोली। आप उन्हें फोन क्यों नहीं लगाते? अरे 1000 बार फोन किया, फोन उठा ही नहीं रही है। दो दिन तक वो उसे फोन करते रहे पर कोई जवाब नहीं आया। ये जयश्री ब्रजेश की पहली पत्नी थी? जी। कहाँ चली गई थी वो और क्यों? ये तो कभी बताया नहीं ब्रजेश ने, लेकिन ये जरूर बताया था कि उनकी बात हुई थी जयश्री से। अरे जयश्री, तुम हो कहाँ? ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? ब्रजेश तुम्हारे को 2 दिन से फोन कर रहे, मैंने फोन नहीं उठाया, सोचा खुद ही समझ जाओगे, लेकिन नहीं हुआ। सो बता रही हूँ कि अब से ये फोन बंद ही रहेगा। क्या गलती हो गई हमारे से? हैं? कहाँ हो तुम? क्या हो गया तुम्हें जयश्री? मारे को कोई मिल गया है, भाग गया है, उसी के साथ तुम्हारे को भूल जाना, अब मैं वापस नहीं आने वाली। और हाँ, अब से ये फोन भी बंद रहेगा। जयश्री, जयश्री, जयश्री! जयश्री भाभी के धोखे से ब्रजेश भाई साहब पूरी तरह टूट चुके थे साहब जी। 6 साल हो चुके थे इस बात को, लेकिन वो भुला ही नहीं पा रहे थे। दिमाग ही खराब हो गया था उनका। और ये पहली बीवी का गुस्सा दूसरी बीवी पूजा पर क्यों निकाला इसने? ये भी छोड़कर जाने वाली थी इसे? ये तुम्हारे को नहीं पता साहब जी,
लेकिन काफी समझा बुझा कर ब्रिजेश भाई साहब को पूजा के साथ शादी करने के लिए तैयार करवाया था हमने। रिश्ता कैसा था इन दोनों का? हर पति पत्नी जैसे थे मैडम, पर ब्रिजेश भाई ने ऐसा क्यों किया? ये पूजा का कोई दोस्त था क्या, कोई मर्द? जी नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता। ये जो दूसरी पत्नी थी ना पूजा, वो यहाँ की नहीं थी, मतलब वो कहीं बिहार साइड की थी। और हमने तो ये भी सुना था कि ब्रजेश ने पैसे वैसे देकर उससे शादी की थी। उसके लहजे से ही हमें लगा था कि वो यहाँ की नहीं है। चार महीने भी नहीं हुए थे जयश्री को भागे जब ब्रिजेश जी पूजा को ब्याह कर ले आए बिहार से। लेकिन मैडम, ये खरीदने वरीदने वाली बात मारे को नहीं मालूम। मारे को मालूम है मैडम, ब्रजेश भाई ने मारे को खुद बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। किस बात का डर? ब्रजेश भाई, आप बुरा ना मानो तो हमारे को थारे से एक बात करनी। जब से थारी पहली पत्नी जयश्री भागी, आप ठीक ना लग रहे। मारे को उसने बताया भी नहीं कि मारे में क्या कम है। ऐसे कैसे चली गई? उस बात को तो 6 साल हो गए हैं, और आपकी 5 साल की बेटी भी है, और दूसरी पत्नी पूजा भी। आप उस पर भी शक कर रहे हो? उसने भी भागने की धमकी दी है क्या? धमकी नहीं, ताने देती है, और ये तानों का दर्द धमकियों से ज्यादा हुआ है। क्यों हालचाल पूछ रहा था? हैं? आज ये राजू मैकेनिक थारी खबर ले रहा है। उस दिन वो किराने वाले तारे बारे में पूछ रहा था, और ये धोबी, उसके साथ तू हंस खेल कर बात कर रही थी। अरे तो हम का किसी से बात नहीं कर सकते हैं? मोहल्ले में औरतों की कमी हो गई के, जो तू चुन चुन के मर्दों के साथ हाँ ही कर रही है? हम कोनो हु हा नहीं करते हैं। ये सब तोहरे दिमाग का वहम है। जो भी है, तू मारी है। थारे को मैंने पैसे से खरीद लिया, समझी? तू मारे से गद्दारी नहीं कर सकती है। पैसा जब देखो तब पैसा की बात करते हो तुम। अगर तुम हमको पैसा देकर खरीद सकते हो ना, तो कोई और भी खरीद सकता है, समझे? क्या बोली? ब्रजेश भाई हमेशा अतीत में जीते थे, मतलब वो होते यहाँ थे, पर दिमाग उनका वहीं रहता था हमेशा, वो जयश्री वाले दिनों में। देखिए ना मैडम, क्या क्या कांड हो गया हमारे ही पड़ोस में, और हमारे को भनक तक ना लगी। ब्रजेश कौशिक, आप कौन जी? तो तूने 14 अक्टूबर को तय किया कि तू अपनी बीवी पूजा को मार डालेगा? हाँ जी। और इसीलिए तू अपनी बेटी वैशाली को 14 की शाम को अपनी बहन छाया के घर छोड़ा? हाँ। क्यों मारा पूजा को? जुबान कैंची की तरह चलने लग गई थी उसकी, मारे को नीचा दिखाती थी वो। तो मैंने मन में सोच लिया था कि इसको वो नहीं करने दूंगा जो जयश्री ने हमारे साथ किया था। देखो, हर बात पर अगर इतना शक करोगे ना, तो जयश्री की तरह एक दिन हम भी भाग जाएंगे और वैशाली को भी साथ ले जाएंगे। कह देते हैं आप। क्या बोली साली तू? भाग जाएगी? इधर है, क्या बोली? दिमाग खराब हो गया क्या? जाके अपने पागलपन का इलाज कराओ। तुम ना उस जयश्री के साथ में भी ऐसा ही करते होगे, इसीलिए तो छोड़कर भाग गई। हमारा ही किस्मत फूटा है जो हमारे अम्मा बाबू हमें तोरे गले बांध दिए। तुम ना साला किसी औरत के लायक नहीं हो। हट! जयश्री ने जो हमारे साथ किया, वो बात हमारे दिल और दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि वो मारे को छोड़ के क्यों चली गई। और अब ये पूजा, ये भी हमारे साथ वही करने वाली थी।
मारे को हमेशा धमकी देती थी छोड़ के जाने की। तो तूने उसे मार डाला? अरे तो पूजा भी मारे को छोड़ के चली जाती तो मैं तो मर ही जाता ना साहब। इसलिए मैंने सोच लिया कि किसी भी हालत में ये भागनी नहीं चाहिए, और इसको रोकने का एक ही तरीका था। अरे वैशाली कहाँ है? हमने पूछा कि वैशाली कहाँ है। छाया के घर रहेगी 2-4 दिन। क्यों? ना हमसे कुछ पूछा ना कुछ नहीं, बस छोड़ा है बच्ची को। काहे? क्योंकि मारी मर्जी। एक मर्द की मर्जी। मर्द जो चाहेगा ना वो फैसला करेगा। मर्द तुम तो जो जयश्री घर छोड़कर भागी थी, तोहरा से इजाजत लेकर भागी थी, बता के गई थी मर्द को। क्योंकि पड़ोसी आके हमारे से अनाप शनाप पूछने लग गए। जयश्री भाग गई। किसके साथ भागी, क्यों भागी, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम मारे को बता के तो जाती है कि मारे में क्या कमी थी। हमारी बहन ने भी मारे को कभी नहीं बताया कि मारे में क्या कमी है। जल गई? क्या कह रहे हो भाई साहब? जयश्री को लेके उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया और गुस्से में आके उसने अपने आप को आग लगा ली। तुम ना जयश्री को लेकर पागल हो चुके हो, और अब पूजा भाभी भी। अरे अब करूं क्या पूजा का? मारे को कुछ नहीं पता, अस्पताल ले जाओ, जो करना है करो। मारे को थारे पछड़े में नहीं पड़ना। उसे जलाने की कोशिश की और फिर आधी जली हुई लाश के टुकड़े करके उसे अपने घर की फ्रिज में रखा। पहले कभी किया ही नहीं था, इसलिए पता ही नहीं था करे तो करे क्या। तूने ये बात की पूजा जल चुकी है, मर चुकी है, अपनी छोटी बहन छाया को बताई थी क्या? हाँ। मारे को नहीं पता था साहब जी कि मेरे भाई साहब ने पूजा भाभी के साथ ये सब किया है। 5 दिनों तक पूजा गायब रही। उसकी बेटी वैशाली तुम्हारे घर पर थी और तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि अपने भाई से जाकर पूछो कि बात क्या है। हमने तुमसे पूछा था पर तुमने कुछ नहीं बताया। सारा शहर डर के मारे कांप रहा था और तुम फिर भी चुप बैठी रही। छाया तुम भी उतनी दोषी हो जितना कि तुम्हारा सरफिरा भाई। मारे को नहीं पता था शहर में मची अफरा तफरी मारे भाई साहब के कारण। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई साहब पूजा भाभी के साथ ये सब कर सकते हैं। तूने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुझे वहम था कि तेरी बीवी पूजा भाग जाएगी। जयश्री पे तो मैंने शक भी नहीं किया था, फिर भी वो मारे को छोड़कर चली गई। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मारे में क्या कमी थी। और अब ये दूजी पूजा, ये भी मारे को छोड़ के चली जाती तो मैं तो चकरा ही जाता ना साहब। एक सीधा साधा नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। पूरे शहर में आतंक मचा रखा था इसने। इस आदमी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। बहुत खस्ता हालत थी इसकी मेंटल कंडीशन की। हाँ, काफी बीमार था दिमागी तौर पर। लेकिन जब उसके जुर्म का खुलासा हुआ तो सबसे ज्यादा शॉक्ड उसके इमीडिएट पड़ोसी थे, क्योंकि जब कभी वो लोग शहर में चल रहे डर के माहौल को डिस्कस करते थे तो ये आदमी ब्रिजेश कौशिक किसी थर्ड पार्टी की तरह उनके साथ मिलकर डिस्कस करता। और यही नहीं, विक्टिम के लिए खेद भी व्यक्त करता था। किसी को भी उस पर शक नहीं था, यहां तक कि हमें भी नहीं, जब हम उससे पहली बार मिले थे। बट यस, हमने अंधेरे में तीर चलाया, शॉट इन द डार्क, और हम उस तक पहुंच पाए। उसकी गिरफ्तारी के बाद समझो पूरे शहर की जान में जान आई। ब्रिजेश कौशिक को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पूजा की लाश के सारे हिस्से जोड़ दिए गए और शव को उसके मां बाप को सौंप दिया गया। ब्रिजेश और पूजा की बेटी वैशाली की देखरेख अब चिल्ड्रंस होम कर रहा है। जगजीत मामा, ये रंजन
क्यों किया उसने ऐसा? पता नहीं दिनेश, कुछ नहीं पता। आज रंजन काम पर भी नहीं गया था, सारा दिन अपने कमरे में था। जब तेरी माँ भी उसे चाय देने गई तो उसने देखा कि रंजन जमीन पर पड़ा था। पास में चूहे मारने वाली दवाई की शीशी भी थी। पहले डॉक्टर पटेल ने सुप्लाज़ाफाइन की नॉर्मल आईवी दी, तो डॉक्टर तनवर ने कहा कि सुप्रानॉल एपिड्यूरल दे दो। बीपी 70/50 तक ड्रॉप हुआ होगा ना? 70/40। ओह। देख, मुझसे ऐसा कुछ मत करवा जिससे मुझसे ज्यादा तुझे अफसोस हो। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर। पेशेंट्स को उनके घर पे जाके अटेंड करता हूँ। हाँ काका, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा और, आराम से आराम से, बस बस। दिनेश, मुझे तेरा बायोडाटा नहीं चाहिए और ना ही कोई आवे कबूलनामा। तो फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करते। इंजेक्शन कैसे लगाई तूने? सीखा है मैंने। क्यों लगा इंजेक्शन? प्लान क्या था तेरा? अब तो हमारी फिजियोथेरेपी देख, जबान खुलेगी तेरी। शमशेर, अच्छे से इलाज करना इसका। सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसने। रंजन मेरा ममेरा भाई है। 1 महीने पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हॉस्पिटल में मैं उसी का ध्यान रख रहा था। क्या बोली ना? जी सिस्टर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या? जी, वो मेरे पर्सनल स्टडीज के लिए है। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे 1 महीने पहले की राम कहानी नहीं चाहिए दिनेश। तूने 2 घंटे पहले जो किया वो बता, क्यों किया? प्रवीण जायसवाल इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक सांस के लिए लड़ रहा है। समीर, ये सब कैसे हो गया? अंकल, कुछ पता ही नहीं चला। मैं और प्रवीण रिक्शा ले रहे थे और एकदम से। लेकिन प्रवीण को ही क्यों? हमारे बेटे की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? जवाब दे दिनेश, प्रवीण जायसवाल ही क्यों? सिचुएशन पेचीदा थी। आरोपी मुंह नहीं खोल रहा था, बताने को तैयार ही नहीं था कि उसने क्या किया था और क्यों किया था। शायद वो सिर्फ मोहरा था, मास्टरमाइंड कोई और ही था। शायद वो जानता था कि क्राइम के बाद वो पकड़ा जाएगा। उसकी खामोशी भी साजिश का हिस्सा थी शायद। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने अपने आप को जानबूझकर पकड़वाया हो। हमारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। प्रवीण जायसवाल पर जो अटैक हुआ था वो बहुत ही अजीब था। इससे पहले मैंने ऐसा अटैक कभी नहीं देखा। एक अरसे से विक्टिम का पीछा किया जा रहा था। हाँ तो देखूंगा, टाइम हो गया। चलो गुड नाइट। खाना खाना लगा नहीं रखेंगे। सात 8 दिन चला। उसके ऑफिस के बाहर वाली ग्वाला की मंडी के ऑटो रिक्शा स्टैंड से वो रिक्शा लेता था। भैया पार्टनर ले लो। और तूने सोचा कि अटैक के लिए वो जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां से तू भीड़ में गायब हो सकता था। जी सर, प्लान कुछ वैसा ही था।
हुआ नहीं अभी तक? बस यार 15 मिनट और, परसों ही है ना प्रेजेंटेशन। नई नई शादी हुई है तेरी, घर जा प्रेजेंट मैम बोल दे, वरना सख्त पनिशमेंट मिलेगी। अभी 5 मिनट पहले फाइनल वार्निंग भी मिली है। हाँ हाँ, कल भी तुमने 5:30 ही कहा था और फिर तुम 7:30 बजे आए। अरे मेरी जान, आज पक्का 6 बजे पहुंचूंगा। 15 मिनट में फ्रेश हो जाऊंगा, फिर हम डिनर करने बाहर जाएंगे बड़े तालाब। डन? हाँ जी डन, पर फिर भी मैं कुछ बना कर रखती हूँ। यार मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा पक्का मैं तब मानूंगी जब 6 बजे तुम्हें अपने सामने पाऊंगी। 6 तो यहीं बज गए और तू मेरे सामने। बड़ा तालाब नहीं, बड़ा बवाल होने वाला है तेरे घर में। शुभ शुभ बोल यार तू। बस 6:15 तक ट्राई कर लेता हूँ, हुआ ठीक है, नहीं तो कल ही कंप्लीट करूंगा मैं। 15 मिनट बोल बोल के पूरे 45 मिनट ले ली तूने। जब मैं इतना इरिटेट हो रहा हूँ तो अपनी नई नई वाली दुल्हन के बारे में तो सोच। कितने महीने हुए? 4? 3 भाई मेरे, तीसरे महीने में ना तो रोमांस फ्रंट फुट पे खेलना होता है। कपल की ट्यूनिंग पीक पे होती है ना यार। सैटरडे को मैंने फुल डे ऑफ लिया एडवांस में। घर पे रह के पूरा दिन रोमांस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रोमांस। भाई औरतों की मेमोरी ना किसी हार्ड ड्राइव से ज्यादा होती है, इसीलिए बार कमिट करके मुकर मत जाना, वरना गौरी तुझे छोड़ेगी नहीं। पाठक नगर भैया, बैठिए। अरे अरे, पकड़ो उस आदमी को, उसने कुछ किया है साहब को। अरे वो बंदर टोपी वाला, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो बंदर टोपी वाले को, पकड़ो पकड़ो उसको। क्या हो भाई? पता नहीं साहब, कोई पॉकेट वॉकेट मारा होगा। चलो। प्रवीण, तू ठीक है ना? प्रवीण, तू ठीक है ना? साहब, वो जो आदमी भागा, उसने आपके गले पे कुछ मारा लगता है। साहब, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लगता है वो आदमी को इंजेक्शन मार के भाग गया आपको। साहब, अरे साहब प्रवीण, साहब क्या हुआ साहब? प्रवीण, 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 पकड़ो उसको, और पकड़ो उसको। ओए! रुक! रस्सी रस्सी है किसी के पास? लेके आओ। ग्वाला की मंडी पे रिक्शा स्टैंड है, प्लीज प्लीज वहाँ जल्दी एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज। साहब, मैं कहता हूँ एम्बुलेंस को आने में देर लगेगी। इन साहब की हालत ठीक नहीं लग रही है, इन्हें रिक्शा में अस्पताल ले चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, उठाओ भाई उठाओ। चलो भाई चलो चलो चलो। हाँ साहब, ग्वाला की मंडी। बाकी लोग उस आदमी को लेकर सिविल हॉस्पिटल चले गए हैं साहब। हाँ साहब, मारने वाले आदमी को हमने पकड़ रखा है, उसके पास से इंजेक्शन भी मिला है साहब। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपको बता दूं ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर गया है, कोमा के चांसेस हैं। एक्सक्यूज। गौरी, अरे बैठो बैठो। अटैकर फिजियोथेरेपिस्ट है। बड़ी अजीब बात है, फिजियोथेरेपिस्ट इंजेक्शन देने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, पर आजकल कुछ कह नहीं सकते। लोग क्या क्या सीख लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल क्राइम करने के लिए करते हैं। ये अलग अलग एनेस्थेटिक्स का एक डेडली मिक्सचर है। डॉक्टर, अभी हम अटैकर को पूरी तरह से क्रैक नहीं कर पाए हैं। उसने 3 दवाइयों के नाम लिए थे। ये तीनों एनेस्थेटिक्स हैं। ये दवाइयां तुझे किसने दी और तूने इनसे प्रवीण जायसवाल पर अटैक क्यों किया? ये तीनों दवाइयां मुझे किसी ने नहीं दी थी, मैंने खुद ली थी। यहाँ गिरा था, इधर। आया कहाँ से था वो? साहब जी, वो उनके पीछे से आया था, ठीक कहाँ से आया था ये तो नहीं देख पाया मैं। पर इंजेक्शन मारते समय तुमने उसे देखा? अरे अरे, पकड़ो उस आदमी को। साहब, मैं चिल्लाता हुआ भागा उसके पीछे।
2-4 लोग और साथ आ गए, फिर धर लिए साले को। यहाँ साहब ये परवीन जो आपने बताया, उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके साथ कुछ हो गया है। लेकिन साहब मैंने एकदम साफ साफ देखा था, उस आदमी ने ऐसे सुई चुबा दी उस प्रवीण के गले में, यहाँ। पकड़ो 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 पकड़ो। मैंने खुद बोला उसे कि आपको इंजेक्शन मारा गया है, गले से थोड़ा खून भी आ रहा था, उसे फिर अजीब सा होने लगा। इन तीनों के नाम, नंबर और पते ले लो, तीनों के स्टेटमेंट लगेंगे। ये तीनों एनेस्थेटिक्स मैंने एक हॉस्पिटल से लिए थे, बताया तो था मैंने आपको। 1 महीने पहले मेरे मामा के लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या? जी वो मेरे पर्सनल स्टडीज के लिए है। क्या जानना चाहते हैं आप? आप सुप्रेनॉन के बारे में बात कर रहे थे, ये किसी को दिया गया है क्या? जी, एक पैंक्रियास के पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है। ये एनेस्थेटिक्स में सुप्रेनॉन सबसे पावरफुल माना जाता है। काफी स्ट्रांग है, पर उससे भी स्ट्रांग होते हैं ना। जैसे कि एक होता है आल्कासिजोन, जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूज होता है, और अगर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो पायराकेटामस। अब समझ गया, मतलब जितनी बड़ी सर्जरी उसमें उसके हिसाब से एनेस्थीसिया। हाँ। सिर्फ एंट्री के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, एग्जिट सिर्फ एक बटन प्रेस करने से हो जाती है। तेरे मामा का लड़का एलजी हॉस्पिटल में एडमिट था। जी। क्यों मारना चाहता है प्रवीण जायसवाल को? दुश्मनी क्या है उसके साथ तेरी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्रवीण जायसवाल के साथ, किसी और की है। दिनेश कौशल, ये कौन है? और हमारे बेटे की उससे क्या दुश्मनी है? हम पता कर रहे हैं, पर ये दिनेश कौशल ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। दिनेश कौशल? दिनेश कौशल आप जानती हैं? मेरे मायके बेलागंज में एक दिनेश कौशल हुआ करता था, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर तो ये वही दिनेश कौशल है। गौरी, तुम्हारे मायके की किसी इंसान की हमारे प्रवीण से क्या दुश्मनी हो सकती है, और वो भी क्यों? गौरी, गौरी, ये सब क्या हो गया ज्ञानेंद्र जी? पता नहीं आनंद जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, कैसा है प्रवीण? पता नहीं भैया, डॉक्टर्स कह रहे हैं सीरियस है। आप लोग? जी, ये मेरे मम्मी पापा और बड़े भैया। तो इस दिनेश कौशल ने ऐसा क्यों किया होगा गौरी जी? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि दिनेश कौशल का हमसे क्या लेना देना है। कौन है वो जो प्रवीण जायसवाल को मरवाना चाहता था? कौन? गगन गुप्ता। कौन है गगन गुप्ता? गौरी का भाई है गगन। गौरी प्रवीण की पत्नी, गौरी भी इन्वॉल्व है इसमें? दिनेश ने अपना स्टेटमेंट दे दिया नंदिनी। उसने कहा है कि गगन और गौरी इन दोनों ने मिलकर उसे प्रवीण की सुपारी दी। गगन गुप्ता यहीं है हॉस्पिटल में। गौरी और प्रवीण के परिवार वाले भी यहीं पर हैं। फैमिली काफी हिली हुई है। डॉक्टर ने अभी तक आउट ऑफ डेंजर का सिग्नल दिया नहीं है। अटैकर दिनेश ने इन दोनों भाई बहन का नाम लिया है, देखते हैं कितना सच और कितना झूठ। नंदिनी तुम एक काम करो, एक कांस्टेबल के साथ इस गगन को तुरंत थाने भेज दो। ओके सर। और जैसे भी हो इस गौरी की क्वेश्चनिंग वहीं शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए उसे यहाँ लाना मुश्किल होगा। देखती हूँ सर, ये गौरी जायसवाल कितनी अच्छी एक्टर है। पुलिस स्टेशन? पर क्यों? क्योंकि कुछ बातें सिर्फ थाने में की जा सकती हैं, कहीं और नहीं। पर मैं, मतलब मेरा क्या लेना देना है? आपकी बहन से तो है ना। गौरी का पति है प्रवीण, जिस पे अटैक हुआ है।
लेना देना कैसे नहीं है गगन जी? फैमिली के बाकी लोग हिले हुए हैं, आप कंट्रोल में लग रहे हैं। जाइए, आपको हमारे कांस्टेबल ले जाएंगे थाने। चलिए सर। गौरी जी, 2 सवाल है आपके लिए, आइए हमारे साथ। सर, आप मेरा फोन दीजिए प्लीज प्लीज। सर, हम सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हमारे साहब पहले आपसे बात करेंगे, फिर वो ऑर्डर देंगे, फोन दे दो, हम लौटा देंगे। ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए, मेरा जीजा सीरियस है हॉस्पिटल में और आप लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। कोई बताएगा कि माजरा क्या है? हद है। आप लोग तो मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने। डॉक्टर साहब, हम हमारे बेटे से मिल सकते हैं? अब कैसा है मेरा बेटा? ठीक है ना? देखिए, उसके वाइटल पैरामीटर्स हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी ड्रॉप होते गए। आई एम सॉरी, प्रवीण अब नहीं रहा। मैडम, 1 मिनट। प्रवीण जायसवाल की डेथ हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर अलग क्यों बिठा कर रखा है? मेरे फैमिली से वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? तुम्हारे पति प्रवीण जायसवाल अब नहीं रहे गौरी, पर तुम्हें तो पूरी गारंटी थी ना कि तुम्हारे पति इस अटैक से बच नहीं पाएंगे। प्रवीण जायसवाल सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसके कत्ल का मोटिव लगभग हमारे सामने था। प्रवीण और गौरी की शादी के तो सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और 3 महीने में उसने ऐसा भयानक प्लान बना लिया। और गौरी का भाई गगन गुप्ता सिर्फ बिजनेस के लिए उसने इतना बड़ा कांड करवाया। अनबिलीवेबल। इस मर्डर की मोडस ऑपरेंडी और मोटिव दोनों शॉकिंग भी थे और अनबिलीवेबल भी, पर जो उस वक्त हमारे सामने था वो अधूरा सच था। इस साजिश का एक भयंकर पहलू अभी भी पर्दे के पीछे था। तो कब कर रहे हो तुम? मैं कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं कि चला और मारा है प्रवीण को। तो तरीका तो निकालना ही होगा। तो निकालना यार तरीका। देख, जो पैसा आएगा ना उससे तेरा खुद का फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खुलवा दूंगा, पक्का, मैं वादा करता हूँ। बट हेल्प मी, गौरी खुश नहीं है प्रवीण के साथ। कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे ये मर्डर ना लगे, और अगर लगे भी तो पकड़ा ना जाए। तुझे जो भी सोचना है ना तो जल्दी सोच। मेरी बहन गौरी का दम घुटता है उस प्रवीण के साथ। ये क्या कह रही है? मैं प्रवीण के साथ खुश नहीं थी। 3 ही तो महीने हुए थे हमारी शादी को। तुम शादी किसी मिलिंद द्विवेदी से करना चाहती थी ना? मिलिंद? मेरा दोस्त मिलिंद? हाँ, तुम्हारा दोस्त मिलिंद, जिसे तुम अपना जीजा बनाने पर तुले थे। मिलिंद? मिलिंद द्विवेदी? वो गौतम जी का बेटा? जी बाबा, अच्छा दोस्त था मेरा। अपनी गौरी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। गौरी मिली है मिलिंद से? हाँ मम्मी, मतलब वो भैया के फ्रेंड है ना। और तुम दोनों ने तय कर लिया कि शादी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस भैया ने पूछा। पापा, मिलिंद वेल सेटल्ड है, तो मैंने गौरी से पूछ लिया, उसे ठीक लगा। मिलिंद भी गौरी से शादी करना चाहता है। बेटा, शादी कोई ट्रेन तो है नहीं जो पहले आई सीट मिल गई बैठ के चल दी। हाँ पापा, पर मिलिंद गौरी के लिए हर तरीके से सही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। बेटा, शादियां भले ही 2 लोगों के बीच में होती हों, 2 परिवारों के बीच में होती हों, पर हमारे यहाँ शादियां आज भी अपनी बिरादरी में ही होती हैं। पापा, दुनिया इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी है। इंसान चांद तो छोड़िए, आज मार्स पर जा चुका है। पर बेटा, रहना तो उन दोनों को यही है ना, भोपाल में, या ज्यादा से ज्यादा दिल्ली या फिर मुंबई। मार्स पर तो मिलिंद की पोस्टिंग नहीं होगी ना। पापा, मिलिंद अपना बिजनेस यूके लेके जा रहा है, वहां का वीजा भी मिल गया उसे। वाह बेटा वाह, अपने पापा को पाउंड्स और परंपरा के बीच चुनने को कह रहे हो। एक बात सुन लो बेटा, ये शादी कतई नहीं होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मिलिंद का। गगन की स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट भी करने वाला था, बस एक शर्त थी, गौरी से शादी करनी थी उससे। और गगन तेरे क्लिनिक के लिए इन्वेस्ट करने वाला था। शर्त थी कि प्रवीण को रास्ते से हटाना है, और तूने एक बेकसूर पर इतना भयंकर वार कर दिया। प्रवीण नहीं रहा अब।
और तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अब तेरा क्या हाशर होने वाला है। आपने हमें बताया नहीं, गौरी का शादी के पहले भी कोई था? अगर उसे इश्कबाजी करनी थी तो तलाक ले लेती। मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करेंगे आप लोग? पहली बात यह कि मेरी बेटी की कोई इश्कबाजी नहीं चल रही थी, और दूसरी बात कि गगन और गौरी इतनी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकते। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने उसके साथ, पूरी मर्जी थी उसकी। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता दिनेश मुझ पर, मिलिंद पर और गगन भैया पर ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है। मैं तो घर पे वेट कर रही थी प्रवीण का, हम डिनर करने जाने वाले थे। तुम वेट कर रही थी गुड न्यूज का कि अटैक सक्सेसफुल रहे। प्रवीण मारा गया। आप पागल हो गई हो, मेरा मिलिंद के साथ कुछ नहीं था। हाँ, गगन भैया रिश्ता लाए थे, पर बस बात वहीं तक रह गई थी। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। और आप कह रही है कि बस सर, बहुत हुआ यह पागलपन। आप मेरा फोन दीजिए सर, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सर प्रवीण बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल था, उसकी डेथ हो गई है। वैसे अगर दिनेश पकड़ा नहीं जाता तो इस वक्त तुम और दिनेश दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पार्टी में बैठे होते या पार्टी कर रहे होते। बस सर, बस लिमिट क्रॉस कर दी आपने। सर, ना तो मैं दिनेश को इतने करीब में जानता था और ना ही मेरी बहन गौरी। उसने आपसे कहा, आपने मान लिया। मैं अपनी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूंगा क्या सर? मेरी बहन खुश थी प्रवीण के साथ, बहुत खुश थी। पर तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हमें तो यह भी पता चला है कि मिलिंद तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला था। सर, ये कब और कहां की बात आप किसके साथ जोड़ रहे हैं? सरासर झूठ है ये। हाँ सर, मैं मानता हूं कि मिलिंद एक टाइम पे इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन अब नहीं। कोई आपको आधी अधूरी बातें बता रहा है, आप उसको पकी पकाई हकीकत मान रहे हैं सर। बस बहुत हो गया, मैं आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के पास। रुको गीता। जी मैडम। इस पे कड़ी नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर से ओझल मत होने देना। मुझे से देखना है वो। तुमने तो उसे अच्छी तरह से देख लिया गौरी, अब और क्या देखना बाकी है? जान से मार डाला तुमने मेरे बेटे को। नहीं माँ, ये झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। मैंने कुछ नहीं किया। मिलिंद के घर जाओ और ले आओ उसे। लेकिन सर, गगन तो इस बात से साफ इनकार कर रहा है। इस तरह की कोई साजिश थी। हॉस्पिटल से नंदिनी का फोन आया था, वो कह रही थी कि गौरी भी इस बात पे अड़ी है कि उसे कुछ नहीं मालूम। या तो सबके सब झूठ है या फिर कोई आधा सच बोल रहा है। जो भी है माथुर, हमें 100% सच चाहिए, वो भी बिना मिलावट के। अरे ये क्या वाहियात बर्ताव कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखिए, इस समय मुझे मेरी फैमिली के पास होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी छोटी बहन विधवा हुई है। सर, मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है। वो दिनेश झूठ बोल रहा है, गेम खेल रहा है, कोई फंसा रहा है मुझे। सर, दिनेश झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं सर, इस मिलिंद की हिस्ट्री खोद निकालते हैं। ये गगन कह रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं और उसकी शादी भी हो चुकी है। सर, गौरी की शादी से पहले ही मिलिंद की शादी हो गई थी। शादी के तुरंत बाद मिलिंद लंदन में शिफ्ट हो गया सर। तब से लेकर अब तक हमारे बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ सर। मुझे पता नहीं दिनेश आपसे क्यों बार बार झूठ बोले जा रहा है। मिलिंद के घर से उसकी शादी की डिटेल्स निकालो और सभी के फोन रिकॉर्ड्स स्कैन करना शुरू कर दो। इंसान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन उसके करतूतों की परछाइयां सच को सामने ले ही आती हैं। जी, ये मिलिंद द्विवेदी का घर है? जी हाँ। कहाँ है मिलिंद? जी, वो तो लंदन में रहता है। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमारी कस्टडी में दिनेश कौशल, उसने खुद कबूल किया है कि उसी ने उन 3 एनेस्थेटिक दवाइयों की शीशियों को आपके हॉस्पिटल के स्टोर रूम से चुराया था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है और सिक्योरिटी गार्ड हमेशा इन कैमरों पे नजर रखे होता है कंट्रोल रूम में। किसी और कारण से लापरवाही हुई, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। दिसंबर 2016 में दिनेश का कजन रंजन एलजे हॉस्पिटल में एडमिट था, सुसाइड अटेम्प्ट। मैं इसके तह तक जाऊंगा और एक डिटेल्ड इंक्वायरी करवाऊंगा। सर, मिलिंद से बात हुई फोन पर, वो लंदन में। मतलब गगन सच बोल रहा है? उसका कहना है कि 4 महीने से वो इंडिया आया ही नहीं है
और ये बात भी सच है सर कि 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के 2 महीने के बाद ही वो अपनी वाइफ के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था। मतलब ये दिनेश गेम खेल रहा है हमारे साथ। सर, अगर गगन गुप्ता ने दिनेश कौशल को सुपारी दी या दोनों के बीच में कोई साजिश हुई तो दोनों की एक बार तो फोन पे बात हुई होती या मैसेजिंग हुई होती। सर, मैंने दोनों के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के स्कैन किए, बट कोई कनेक्शन नहीं निकला, एक बार भी नहीं। सर, ये दिनेश और गगन दोनों बेलागंज के एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों ने जानबूझकर आपस में कभी फोन पर बात ना की हो ताकि कभी कोई कनेक्शन ही साबित ना हो। सारा कुछ फेस टू फेस हुआ हो सर। गौरी के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौरी और इस दिनेश का कोई सीन था बेलागंज में और ये दोनों मिलकर गगन और मिलिंद इन दोनों को फंसा रहे हैं इस मर्डर केस में? देखिए, इस समय मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। अब खोलिए इसे, जाने दीजिए मुझे मेरी फैमिली की आवाज आ रहा है। नो सर, दिनेश और गौरी के बीच भी कोई फोन या मैसेजेस नहीं हुए हैं। सर, जैसा आपको दिनेश और गौरी के बारे में लग रहा था एग्जैक्टली मुझे भी वैसा ही लगा, बट सर फिर भी मैं फिर से दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन करती हूँ। एकदम बारीकी से करना नंदनी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। सर, हम लोग यहाँ गगन, गौरी, दिनेश, मिलिंद इनके बीच में कोई कनेक्शन ढूंढने में लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में हमें पता चले कि बात कुछ और ही है, कि दिनेश हमें मिसलीड कर रहा है। ये दिनेश काफी टेढ़ा आदमी है, घुमा घुमा कर ही मकसद क्या है उस पर पहुंचा। अब क्या पता मकसद पर भी घुमा रहा हो। इसने प्रवीण के रूट की रेकी की थी, पूरी तैयारी के साथ गया था। इंजेक्शन से मर्डर करके भीड़ में खो जाने का प्लान था, पकड़ा गया तो प्लान फेल। लेकिन प्लान की असलियत क्या थी हमें यह पता लगाना होगा। माथुर सर, इसकी कुंडली निकालो, इसके क्लिनिक का बैकग्राउंड पता करो। अब देखते हैं कितना कूटने की जरूरत है कि ये बोले, और जो बोले सच बोले। चल आजा, थोड़ी मटर गश्ती करते। अरे चल चल, शर्मा मत, हाथ दे। सर, मुझे कुछ पता नहीं। मेरा बेटा दिनेश कुछ ऐसा कर सकता है, इस बात का विश्वास भी नहीं हो रहा मुझे। आपके बेटे दिनेश ने जिस आदमी का कत्ल किया है, प्रवीण जायसवाल, वो उसकी पत्नी गौरी और उसकी फैमिली दोनों को जानता था। जानते तो हम भी हैं उन्हें, यही 2 गली के बाद उनका मकान है, पर हमारा उनसे कुछ ऐसा लेना देना नहीं था जिसकी वजह से दिनेश कुछ ऐसा। देखिए, मेरे हस्बैंड की अस्थि अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है, तो प्लीज आप। मैडम, चलना है मतलब चलना है। अरे मैं आपकी सीनियर को बता चुकी हूँ। ऐसा है ना मैडम, केस मर्डर का है और खूनी ने डायरेक्ट आपका नाम लिया है, तो एक बार नहीं दर्जन बार भी आपको थाने बुलाया जाए ना तो आपको आना ही पड़ेगा। सर, मेरा बेटा दिनेश अपने काम में बहुत अच्छा है और उसका एक सपना है कि वो अपना एक क्लिनिक खोले फिजियोथेरेपी। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं सर, इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके बेटे दिनेश और आनंद गुप्ता की बेटी गौरी के बीच कोई चक्कर था? कभी ठीक से बात तक नहीं हुई दिनेश के साथ। हम एक ही मोहल्ले में से है, बचपन से देखते आ रहे एक दूसरे को, और वहाँ हर कोई जानता है एक दूसरे को, और हमारे तो कुछ कॉमन दोस्त भी हुए होंगे, जैसे ये निखिल चौहान। गौरी, तुम्हारे और दिनेश के फोन रिकॉर्ड में निखिल चौहान ये कॉमन नंबर शो अप होता है। पिछले 1 महीने में तुम्हारी और निखिल के बीच में काफी बातें हुई हैं, हमने उसके भी फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। ये तुम्हारे बेलागंज का ही रहने वाला है ना? तुम्हारे निखिल और दिनेश, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है? बोल। अपने बेलागंज में सभी लोग दिनेश कौशल को अच्छी तरह से जानते हैं और गौरी को भी जानते हैं। सब लोग दंग रह गए हैं कि दिनेश ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। सब शौक में है। शौक गया तेल लेने, समझा? दिनेश ने कत्ल किया, वो पकड़ा गया, अब इसका गौरी के साथ कनेक्शन चाहिए। तो ये पता लगा कि इन दोनों के बीच और इन दोनों की फैमिलीज के बीच क्या था। कौशल परिवार और गुप्ता परिवार के बीच में तो ऐसा कुछ भी था नहीं। दिनेश और गौरी के बीच में भी कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तेरा काम है सामने लाना अशफाक। सब खबर दे रहा हूँ, जल्दी बोल। खबर का नाम है निखिल चौहान। निखिल चौहान? अब ये कौन सा नया खिलाड़ी है? सेम मोहल्ले का है। दिनेश और इसकी खास दोस्ती थी, उसको टटोलो साहब, कोई कनेक्शन निकल सकता है। सर, मैंने दिनेश और गौरी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स 2 बार स्कैन किए और सर एक तुक्का लग गया, निखिल चौहान। इस निखिल चौहान का नंबर गौरी और दिनेश दोनों के फोन रिकॉर्ड में है। सर, दिनेश और गौरी इन दोनों से ये निखिल बराबर टच में है। गौरी का क्या कहना है? सर, ये गौरी कहती है कि वो निखिल को बस ऐसी कैजुअली जानती है, बट सर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, काफी कुछ छुपा रही है। निखिल चौहान
मेरे स्कूल में था, मेरा सीनियर, कॉलेज में भी था और मेरे एरिया में ही रहता है। तो उसका तुम्हारा और दिनेश तुम दोनों के टच में रहना एक इत्तेफाक है। जी। करता क्या है निखिल चौहान? मुझे नहीं पता। तो जैसे ही गौरी ने बोला मुझे नहीं पता, मैं तभी श्योर हो गई कि कुछ ना कुछ छुपा रही है, क्योंकि पिछले पूरे महीने 15 बार इसकी और निखिल की बात हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 अलग अलग नंबर से इस निखिल ने गौरी से बात की, और सर गौरी से पूछने पर वो कहती है कि वो जानती नहीं है कि निखिल करता क्या है, क्योंकि वो उसके टच में नहीं है। अब आखिरी पड़ा, या तो अब गौरी कुछ बोलेगी, या दिनेश, या फिर निखिल चौहान। किसी ना किसी को तो बोलना हो। सर आपके कॉल के बाद निखिल चौहान का नाम घुमाया ऐसे ही, और ये देखिए ये सामने आया। अंडर ट्रायल है निखिल चौहान, गैंगरेप केस में। कृष्णा, ढूंढने का ड्रामा करने से बालियां तो मिलने से रही। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि बालियों के पैर नहीं होते कहीं जाने के लिए, और हम दोनों जानते हैं कि हमारे बेटे निखिल के कदम बहके हुए हैं। आपने देखा उसे लेते हुए? चोरी को लेना नहीं कहते कृष्णा, आज अपने घर में की है। उसे हड़बड़ाहट में घर से बाहर जाते हुए देखा है मैंने। ले 17 है। क्या घनश्याम जी, आपको तो पता है मुझे राउंड फिगर पसंद है। 17 में मजा नहीं आ रहा है, 20 कर दो ना। अबे निखिल, बिना बिल के दे रहा हूँ, और वैसे राउंड फिगर 15 भी होता है। तू वापस कर, मैं 15 कर देता हूँ। नहीं चलेगा। गौरी जायसवाल, देखो लगभग हम श्योर हैं कि निखिल चौहान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। कितना अतीत, कितना वर्तमान, कितनी अतीत ने वर्तमान में प्लानिंग की, भविष्य की। जो भी है सच सच बता दो। सर कोई माजरा नहीं है, मैं तो उसे कभी कॉल भी नहीं करती थी सामने से, वो खुद करता था। क्यों करता था? तापमान पूछने के लिए, या फिर अतीत की आग अब भी सुलग रही है तुम दोनों के बीच? ऐसा कुछ नहीं है, और जो कुछ भी था वो 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। जो था क्या था, या फिर क्या है? क्योंकि अगर था होता तो पिछले 1 महीने में 15 कॉल नहीं करता, वो भी अलग अलग नंबर से। बोल दो गौरी, अभी भी तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना? तो ये गगन और मिलिंद द्विवेदी वाला एंगल गुमराह करने की कोशिश थी दिनेश की तरफ से। लेकिन उसने उस एंगल में भी गौरी का नाम तो लिया था। अब पूरा शक गौरी पर था, साथ में एक नया एंगल भी जुड़ गया था, निखिल चौहान का। वर्तमान में जो हुआ था उसका निखिल चौहान और गौरी के अतीत से वास्ता तो था, पर दुखद सच ये था कि वर्तमान की इतनी भयानक शक्ल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, खासकर विक्टिम प्रवीण जायसवाल ने तो कतई नहीं। गौरी, 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 कॉल्स काट रही है, बात नहीं कर रही है, क्यों? कॉल्स काट रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, काफी है ना समझने के लिए कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था खत्म हो गया है। गौरी, मैं दिल से पछता रहा हूँ, मेरा ट्रायल भी चल रहा है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तू पागल है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? चोरी की बात होती ना तो मैं एक बार सोच भी लेती। रेप किया उस लड़की का अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अच्छे से जानती हूँ उस लड़की को निखिल। गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म किया है तूने, पाप किया है निखिल। आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, जा यहाँ से। विमलकांत जी, वो तो आप हैं इसलिए मैंने पूरी बात आपकी सुन ली, पर अब हम इज्जत के साथ कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए और दोबारा अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ कभी मत आइएगा। निखिल पछता रहा है, गिल्ट महसूस कर रहा है, उसे एहसास है। अरे विमलकांत जी, रहने दीजिए। पहली बात ये कि गौरी और निखिल के बीच में जो कुछ भी स्कूल और कॉलेज में रहा उसे निखिल ने खुद जलाकर राख कर दिया। अब तो गौरी उसके नाम से भी नफरत करती है। और दूसरी बात, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए विमलकांत जी, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी गैंग रेप करने वाले लड़के के साथ करते? ऐसा करने की भी सोचते? क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि जो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर सकता है वो कल को अपनी बीवी के साथ भी कर सकता है, यानी आपकी अपनी बेटी के साथ? कृष्णा, जी कर रहा था कि जमीन फट जाए और निकल ले मुझे। आज के बाद उस गौरी का नाम इस घर में नहीं लेना। तेरी शादी की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है। बचपन का प्यार है हमारा,
अब भी प्यार करती है वो मुझसे। ये गलतफहमी है बेटा तुम्हारी। वो अब तुझसे नफरत करती है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अरे इस मोहल्ले में तो क्या, इस शहर में भी कोई लड़की देने से रहा हमें। बाहर के कुछ रिश्ते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो ठीक लगता है कीजिए, मैं किसी से भी शादी करने को तैयार हूं। हेलो गौरी, फोन मत काटना। निखिल, तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो? देखो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी भी हुई थी, टूट गई। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, समझे? बाय। गौरी रुको रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है निखिल। पर प्यार तो वही है ना जो बचपन में था, स्कूल में था, कॉलेज में था। और मुझे पता है आज भी है, तुम्हारे दिल में भी और मेरे दिल में भी। प्लीज स्टॉप इट। ये बेकार की ट्राई करना ना तुम बंद कर दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक फीलिंग है, नफरत। था, सिर्फ था। जो है आप ढूंढ रहे सर, वो कुछ है ही नहीं। मैं निखिल से बात तक नहीं करती थी। उसने जब पहली बार मुझे कॉल किया, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर वो हमेशा अलग अलग नंबर से कॉल करने लगा। मैं सारे नंबर्स ब्लॉक करने लगी। आप चेक कीजिए ना फोन रिकॉर्ड्स। निखिल ने मुझे 15 बार 15 अलग अलग नंबर से मुझे कॉल किए होंगे। और अब आप कह रहे हैं कि निखिल ने प्रवीण को मरवाया होगा। सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। निखिल चौहान, वैसे अगर तू भागता तो अच्छा होता, हम सबकी थोड़ी कसरत हो जाती। अब नहीं भागा तो नहीं भागा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब तू बिना कसरत के ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा। सर, दिनेश कौशल ने मुंह खोला, बोल रहा है किसी निखिल चौहान के कहने पर उसने प्रवीण जायसवाल पर अटैक किया। एक लंबे अरसे से किसी ने हमें इतना नहीं घुमाया है। तो निखिल ही मेरे पैसे का इंतजाम कर रहा था और उसी का ही आइडिया था, अगर पकड़ा जाओ तो गगन को फंसा देना, मिलियन का नाम लेकर। नुपुर ऐसी क्या बुरी थी जो तलाक दे दिया तूने उसे? नुपुर बुरी थी क्योंकि वो मेरी गौरी नहीं थी। तो अब गौरी कौन सी तेरी हो सकती है? शादी हो चुकी है उसकी यार। भाई शादियाँ ना हड्डियों की तरह होती है, मजबूत से मजबूत हड्डियाँ भी टूट जाती है। और ये तुझसे बेहतर कौन जान सकता है भाई? अरे टूटी हड्डियाँ जुड़ सकती हैं निखिल, लेकिन टूटा दिल और टूटा भरोसा कभी नहीं जुड़ते। मुझे पता है मैंने गौरी को बहुत दुख दिया है यार। उस दिन शराब के नशे में बहुत बड़ी गलती कर दी यार। पर तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ, न पहले कभी कुछ ऐसा किया है न दोबारा करूँगा। देख, अब जो हो गया है उसका सामना कर, अपने फ्यूचर का सोच यार। मेरा पास्ट भी गौरी थी, मेरा प्रेजेंट भी गौरी है और मेरा फ्यूचर भी गौरी है। मेरी पूरी लाइफ गौरी है। और गौरी की लाइफ उसका पति है प्रवीण। तेरे लिए वो अपनी शादी नहीं तोड़ेगी यार। ना तोड़े, पर मेरे साथ भी रिश्ता जोड़े। मुझे इस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार का रिश्ता कोई अरेंजमेंट नहीं होता। और गौरी ना प्रवीण के साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए जुड़ चुकी है यार। तो वो उसको अगले जन्म में मिलेगी। इस जन्म में तो गौरी मेरी है। जल्दी से जल्दी उसको स्वर्ग लोग पहुंचा देते हैं। पाठक नगर बैठिए। अरे अरे, पकड़ो उस आदमी को, उसने कुछ किया है साहब को। प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण साहब, प्रवीण साहब, प्रवीण। निखिल और दिनेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनेश हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि निखिल उसके लिए पैसों का इंतजाम कर रहा था। उन पैसों से दिनेश अपने लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना चाहता था। दिनेश जब प्रवीण का पीछा करता, निखिल भी होता था वहां पर। अटैक के वक्त भी था, देख रहा था सब कुछ। सर कौन था वो?
तुम्हारे बेलागंज का निखिल चौहान। निखिल चौहान? हाँ, दिनेश ने मैं पहले मिसलीड किया था। दरअसल निखिल ने ही दिनेश को भेजा था। सर इस निखिल ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो रेपिस्ट है सर, क्रिमिनल है वो। और अब खूनी भी। निखिल को कोई जेन्युइन पछतावा नहीं था, चोरी से गैंग रेप और फिर मर्डर पे उतर आया। ऑफिसर, ऐसे ऑब्सेसिव और वहशी क्रिमिनल के लिए तो उम्र कैद की सजा भी मिनिमम ही होगी। और वो दिनेश कौशल, इतना कोल्ड ब्लडेड, इतना क्रूर, क्या उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई एक्शन लिया अपने लापरवाह स्टाफ पर? उनकी इंक्वायरी अभी भी जारी है। जो 3 ड्रग्स उसने यूज किए थे मर्डर के लिए, वो ओवर द काउंटर नहीं बिकते। वो उसने हॉस्पिटल के स्टोर रूम से चुराए थे। सीसीटीवी होने के बावजूद वो अंदर दाखिल कैसे हो पाया, इसकी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हॉस्पिटल में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग किए जाने के बावजूद यह सब हुआ। सिस्टम और टेक्नोलॉजी अपने आप में कभी भी कमजोर नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल करने वाले लापरवाह लोग सिस्टम को वीक बनाते हैं। अक्सर ऐसी लापरवाही होती है, हमसे भी हो सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक निर्दोष आदमी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि कोई दूसरा आदमी अपने ऑब्सेशन पर काबू नहीं कर पाया। दिनेश कौशल और निखिल चौहान को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 328 के तहत किसी की हत्या करने के उद्देश्य से उसे जहरीला पदार्थ देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।